पाकिस्तान की राजनीति को देखिए, हमेशा सुर्खियों में रहती है ना? कभी कोई आर्थिक संकट तो कभी कोई बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल। लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हों, सिर्फ लक्षण हो और असली कहानी पर्दे के पीछे चल रही हो? तो आज चलिए एक पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से उन गहरी सिस्टमैटिक ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं जो असल में देश की तकदीर तय कर रही हैं और इस डीप स्टेट की पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए इस बात के बारे में। ये लाइन पाकिस्तान की राजनीति के सबसे बड़े पैराडॉक्स को, मतलब उसके विरोधाभास को सामने रखती है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो पावर का सेंटर है वो हमेशा एक ही रहता है, वो स्थिर है। और यही बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जो हमें सतह पर लोकतंत्र दिखाई देता है वो असल में बस एक मुखौटा है जिसके पीछे कोई और ताकतें हैं जो सब कुछ चला रही हैं। तो चलिए सबसे पहले उन चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो हमें साफ साफ दिख रही हैं, वो संकट जो हर तरफ हेडलाइंस बना हुआ है। देखिए, सतह पर तो एक जानी पहचानी तस्वीर है। आसमान छूती महंगाई, रुपए की गिरती कीमत और सड़कों पर आम लोगों का गुस्सा, ये संकट के बिल्कुल साफ लक्षण हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सिर्फ नतीजे हैं, वजह नहीं। असली कहानी तो इन इकोनॉमिक आंकड़ों के बहुत नीचे पावर के स्ट्रक्चर में छिपी हुई है। तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या ये जो पूरा संकट है ये सिर्फ खराब इकोनॉमिक मैनेजमेंट का नतीजा है, या फिर ये उस पॉलिटिकल सिस्टम का एक ज़रूरी नतीजा है जहाँ जो सरकार चुनी जाती है उसके हाथ में असली ताकत होती ही नहीं। चलिए इसी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम की गहराई में उतरते हैं। तो अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के केंद्र में। वो कॉन्सेप्ट है डीप स्टेट का। इसे अक्सर स्टेट विद इन अ स्टेट, यानी राज्य के भीतर एक और राज्य भी कहा जाता है। और पता है, यही वो अदृश्य ताकत है जिसे कई एनालिस्ट मानते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल नतीजों के पीछे असल में यही काम करती है। तो ये थ्योरी है क्या आखिर? देखिए, ये एक पैरेलल पावर की बात करती है, एक ऐसी सत्ता जो पर्दे के पीछे से काम करती है, एक ऐसी ताकत जिसे किसी ने चुना नहीं है, लेकिन देश के जो सबसे बड़े, सबसे ज़रूरी फैसले होते हैं उन पर आखिरी असर इसी का होता है। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये डीप स्टेट मुख्य रूप से वहाँ की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। अब देखिए, देश की हिस्ट्री में बार बार मिलिट्री ने सत्ता पर कब्जा किया है और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर उसे इतनी ताकत मिली है कि उसका रोल सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत तक नहीं रहा, ये बहुत आगे निकल गया है। ये सीधे सीधे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी और यहाँ तक कि बड़े बड़े आर्थिक फैसलों पर भी अपना कंट्रोल रखती है। और यही चीज़ इसे सिस्टम की असली रीढ़ की हड्डी बनाती है। तो अब ये समझते हैं कि ये जो पावर स्ट्रक्चर है ये काम कैसे करता है और कैसे ये खुद को हमेशा बनाए रखता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कहने को सरकार में कौन बैठा है। अब जरा सत्ता के इन दो चेहरों को देखिए। एक तरफ है सिविलियन गवर्नमेंट जिसे जनता चुनती है, लेकिन जो टेम्परेरी है, कुछ वक्त के लिए, और दूसरी तरफ है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो परमानेंट है और हमेशा असरदार। प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, लेकिन जो असली पावर सेंटर है वो अपनी जगह पर टिका रहता है। और ये एक पूरा साइकिल है, एक चक्र है। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस का नतीजा है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है पर्दे के पीछे के असर से, जिससे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता पैदा होती है। फिर इसका नतीजा आर्थिक संकट के तौर पर सामने आता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए क्या है कि आखिर में जनता का सारा गुस्सा उस चुनी हुई सरकार पर निकलता है, जो असल में सिर्फ एक चेहरा है, असली कंट्रोलर तो कोई और है। अच्छा, अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं है। इसमें कुछ बाहरी ताकतें भी हैं जिनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और वो इस अंदरूनी पावर स्ट्रगल को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान का ये संकट सिर्फ उसका अपना नहीं है, इसमें कई बड़े ग्लोबल प्लेयर्स शामिल हैं। चीन को देखिए, वो अपने अरबों डॉलर के सीपैक प्रोजेक्ट को बचाने के लिए वहां स्थिरता चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जिससे रीजनल सिक्योरिटी और आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। और फिर आता है IMF, जो कर्ज तो देता है लेकिन उसके बदले में इतनी सख्त आर्थिक शर्तें रखता है कि उन्हें लागू करने की जो पॉलिटिकल कीमत है वो तो सिविलियन सरकार को चुकानी पड़ती है, जबकि असली डील तो शायद पर्दे के पीछे ही होती है। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देश के अंदर जो भी उथल-पुथल होती है वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती। उसकी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है और इसके पास न्यूक्लियर ताकत है, इन वजहों से वहाँ की ज़रा सी भी अस्थिरता सिर्फ उसकी सीमाओं के अंदर नहीं रहती,
उसका असर पूरे रीजन पर और दुनिया के पावर बैलेंस पर भी पड़ सकता है। तो आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो आज के संकट को लेकर उठता है। क्या ये सिस्टम अब फेल हो रहा है या फिर ये सिर्फ एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है? क्योंकि असली खेल तो सतह के नीचे चल रहा है। ये खेल है देश के नैरेटिव को कंट्रोल करने का। ये खेल है मीडिया पर अपना असर बनाए रखने का। और ये खेल है पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर के बीच की उस बारीक सी लाइन पर चलने का जहां तनाव हमेशा बना रहता है। तो हम आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम वाकई में इस दबाव में टूट रहा है? क्या पुराने पावर बैलेंस अब काम नहीं कर रहे, या फिर ये सब इस सिस्टम का एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, मतलब एक ऐसा तरीका जिससे वो प्रेशर को रिलीज करता है, खुद को रीसेट करता है और फिर से अपना कंट्रोल जमा लेता है। और शायद यही इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम नतीजा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई एक संकट नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो दशकों से बार बार दोहराया जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान के भविष्य की दिशा को समझना है तो सिर्फ खबरों में चल रहे चेहरों या आर्थिक आंकड़ों को देखने से काम नहीं चलेगा। हमें उस अदृश्य मशीनरी पर फोकस करना होगा जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाती है। क्योंकि देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। असली सवाल ये है कि क्या सत्ता का ये जो गहरा ढांचा है वो कभी बदलेगा भी,